हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी भी वक्त को गवाए। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो हमें पता होनी चाहिए आज का लेक्चर समझने के लिए, वो हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो पहली बात क्या थी भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिस्टम की स्टेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए। दूसरी बात क्या है भाई, अगर हमें स्टेट को चेंज करना है ए से बी के अंदर, दो स्टेट के बीच में हमें कन्वर्जन करवाना है, तो देर कैन बी इनफाइनाइट वेज। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेसेस करवा के मल्टीपल पाथ के थ्रू हम लोग ए से बी तक जा सकते हैं। तो बहुत से तरीके जो है हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाने के। मान लो ए पॉइंट के ऊपर एक स्टेट है सिस्टम की, बी के ऊपर दूसरी है, तो ए से बी का ये डायरेक्ट रास्ता हो गया। मान लो पहले क्या हो भाई, ए पहले सी में चेंज हो फिर बी तक जाए, पहले डी स्टेट में चेंज हो फिर बी तक जाए। इस तरीके से इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाने के। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, functions whose values is definite corresponding to specific state is called state function। state function क्या होते थे भाई, जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करती थी। इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, तो यहां पर कितना चेंज आया है उन वैल्यूज में, वो सिर्फ इन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे क्या थे, स्टेट फंक्शन थे। यहां से लेकर के यहां तक प्रेशर में कितना डिफरेंस होगा दोनों स्टेट में, ये सिर्फ इन दोनों स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड नहीं करता कि वो सी से आया है, डी से आया है, या फिर किसी और रास्ते से आया है। तो सिर्फ स्टेट के ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसलिए ये सारे क्या हो गए, स्टेट फंक्शन हो गए। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ पाथ फंक्शन भी होते थे, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी उनकी वैल्यू चेंज करी है, ये सिर्फ इन दोनों स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि पाथ कौन सा चूज किया है उन्होंने उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम, ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं भाई, पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने करवाया है, जिस प्रोसेस में ए स्टेट बी के अंदर चेंज हुई है, वहां पर कितना वर्क डन होगा, ये सिर्फ इन स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस रास्ते से वो आई है, किस पाथ को उन्होंने फॉलो किया है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये था भाई लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझते हैं, और कितने तरीकों से ये हो सकता है उसकी कुछ मेन मेन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं भाई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी माइक्रो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह है, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे और सिस्टम की स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नीचे कुछ क्लासिफिकेशन लिखी हुई है भाई इसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। मान लो कि हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाया जिसमें सिस्टम की स्टेट ए से बी हो गई। ए के ऊपर मान लो कि टेम्परेचर था T1, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, और जो हीट थी सिस्टम के अंदर वो थी Q1। अब देखो भाई, ए से बी स्टेट जब चेंज हो, तो मान लो हमने कुछ ऐसा किया कि टेम्परेचर जो था वो T1 का T1 ही रहा, बाकी की जो प्रॉपर्टीज थी, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट, ये सारी चेंज हो गई। प्रेशर मान लो P डैश हो गया, वॉल्यूम मान लो V डैश हो गया, हीट मान लो कि Q डैश हो गया। तो बेसिकली यहां पर ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है ए से बी तक जाने का, इसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर वैसा ही रहा, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, हीट भी चेंज हो गई। ये जो ऊपर लिखा है ये डैश है, वन नहीं है। ठीक है भाई। हम लोग थोड़ा सा बेटर काम क्या करते हैं, 1 2 3 4 हटा देते हैं यहां से। तो बेसिकली पहले टेम्परेचर था T, प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, और हीट थी Q। अब क्या हो गया, टेम्परेचर वैसा ही रहा T, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, Q, ये तीनों चेंज हो गए भाई, P डैश, V डैश और Q डैश बन गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम की स्टेट तो चेंज हुई है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर सेम रहे। तो ये प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल।
अब एक दूसरी प्रोसेस स्टडी करते हैं भाई। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये तो चेंज हो गए, लेकिन जो हीट थी सिस्टम के अंदर वो कंटेन्ड रही। हीट की वैल्यू Q ही रही, और टेम्परेचर बन गया T डैश, प्रेशर बन गया P डैश, वॉल्यूम बन गया V डैश, लेकिन हीट जो थी सिस्टम की वो ऐसी ही रही। हीट जो है वो ना तो एस्केप कर पाई, ना सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। ऐसा होता था आइसोलेटेड सिस्टम्स के केस में, जो कि क्या करते थे भाई, हीट को बिल्कुल कंटेन रखते थे। तो एक तरीके से ये एक ऐसी प्रोसेस हुई है ए से बी तक की, जिसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, बहुत सी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन हीट चेंज नहीं हुई। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं भाई आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, देखो ए स्टेट के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और हीट, इनकी वैल्यू क्या थी, टी पी वी क्यू। कुछ ऐसा हो कि जो प्रेशर है वो सेम रहे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भले ही बदल जाए, टेम्परेचर का टी डैश हो जाए, प्रेशर सेम ही रहे, वॉल्यूम का वी डैश हो जाए और हीट का क्यू डैश हो जाए। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ भाई, सिस्टम के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू थी वो सेम रही है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भले ही बदल गई हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। बार प्रेशर की यूनिट होती है, आइसोबार मतलब सेम प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस किस प्रोसेस को बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम की स्टेट तो चेंज हो ए से बी में, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी भाई, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। हम कुछ ऐसा करें भाई कि सिस्टम की जो स्टेट ए थी, जिसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट ये क्या थे, टी पी वी क्यू थे, तो बी तक जब ये जाए तब वॉल्यूम सेम रहे, बाकी प्रॉपर्टीज भले ही बदले ना बदले, लेकिन वॉल्यूम सेम रहे। टेम्परेचर का टी डैश हो जाए, प्रेशर का पी डैश, वॉल्यूम सेम ही रहे वी, लेकिन हीट जो है वो भले ही चेंज हो जाए। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है ए स्टेट से बी स्टेट तक जाने का, इसके अंदर टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, हीट बदल गई, लेकिन जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो सेम ही रही। इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 4 तरीके की मेन प्रोसेसेस होती हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, इनको नोट करो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, ये थी 4 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, देखो मान लो सिस्टम के अंदर स्टेट बार बार हमने चेंज की, कितनी भी बार चेंज की हो, कितने भी पाथ फॉलो किए हो, लेकिन आखिर में क्या हुआ भाई, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर लौट आया। मान लो यहां से हमने शुरू किया ए स्टेट, इसके ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, इन सब की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है भाई। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेट हमने चेंज कर दी बी में। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है हमने चेंज की हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ए से बी तक जाने में कौन सी चेंज हुई होगी। कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो तुरंत स्टेट बदल जाएगी। ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से हम लोग ई तक गए। बाद में हमने क्या किया भाई, ई स्टेट पर जाने के बाद हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू वैसी ही कर दी जैसी ए में थी। तो सिस्टम जो है वापिस से स्टेट ए के अंदर ही पहुंच जाएगा। तो एक तरीके से अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कुछ ऐसे हो रहा है कि घूम फिर के फाइनल स्टेट वही बन गई जो कि इनिशियल स्टेट थी। इनिशियल स्टेट में जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी, फाइनल स्टेट में भी वही वैल्यू हो गई। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। एक साइकिल की तरह ये रिपीट होगी, है ना, इसको बोला जाता है भाई साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल स्टेट जो थी सिस्टम की वही फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अब ये कितने भी पाथ से होके गुजरी हो फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल स्टेट का बस सेम होना जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। देखो किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसकी वजह से होती है भाई, देखो सिस्टम हमारा मैटर से ही बन के बनता है, मैटर से ही मिलके बनता है। मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस बोतल की, आई होप ये दिख रही हो, हाँ, इसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सभी वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट तरह तरह की एनर्जी हो सकती है। काफी सारे तरीकों की एनर्जी हमारे पास एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। जितनी भी एनर्जीज हैं हमारे पास
उन पार्टिकल्स की, उन सभी के सम को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है, सबकी जितनी भी तरह की एनर्जी है, सबका सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। कुछ स्पेशल टाइप की इंटरनल एनर्जीज के बारे में मैं आपको बताता हूं भाई। देखो, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, और ये डिफरेंट तरीके की एनर्जीज हैं जो किसी भी पार्टिकल की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ एनर्जीज होती हैं पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे मूव कर रहे हैं उस बेस पे उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। वो क्या क्या होती है भाई? देखो, ईटी होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये उसके ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड एनर्जी है, जो मूवमेंट कर रहा है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, उससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो हो गई ईटी, मतलब कि ट्रांसलेशनल एनर्जी। सेकंड एनर्जी हमारे पास है ईआर। मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं है सिर्फ इसी तरीके से मूव करें, वो मूव करते हुए रोटेट भी हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ रोटेशंस भी होती हैं, उस एनर्जी को बोल रहे हैं ईआर, रोटेशनल एनर्जी। उसके बाद क्या होता है भाई? डिफरेंट बॉन्ड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में वो वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं CO2 मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये तो चलो मान लिया कि एक एवरेज बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है, बट हाउएवर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग समझते हैं भाई कि ये जो बॉन्ड है ना, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस भी होती हैं, तो उस वाइब्रेशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ईवी, वाइब्रेशनल एनर्जी। उसके बाद आता है भाई ईपी, मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोला जाता है ईपी, ठीक है भाई। ईपी हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ईसी होता है केमिकल बॉन्ड की एनर्जी। मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में तो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड होंगे, बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड जब ब्रेक करने होते हैं तो एनर्जी जो है कंज्यूम होती है। तो उस तरीके की एक केमिकल बॉन्ड एनर्जी भी होगी। तो ईसी क्या है भाई? एनर्जी रिलेटेड टू केमिकल बॉन्ड्स। ई ये एनर्जी है भाई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वहां पर एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जो एनर्जी है वो है ई। उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी होती है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं EN, ये सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी भी यहाँ पर है। तो इतनी सारी एनर्जीज होती हैं भाई किसी भी ऐसे सिस्टम में जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो इस तरीके से इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें, इसके अलावा भी अगर कोई छोटी मोटी एनर्जी है तो होती होगी, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, इन सभी के सम को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझो भाई, केमिस्ट्री के अंदर मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स का सिस्टम है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ है, जैसे इस तरीके से बोतल में पानी है उसी तरीके से हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर भी वाटर को लिया हुआ है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब जब हम लोग हीट करते हैं तो इनमें से इतनी सारी एनर्जीज में से कुछ गिनती की ही कुछ एनर्जी होती हैं जो कि चेंज करती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वही रहती है, गर्म करने से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं होती, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। इस वजह से क्या होता है भाई, काफी सारी एनर्जी जो है वो सेम ही रहती हैं। इसलिए जो हम लोग काउंट करते हैं वो इंटरनल एनर्जी नहीं है, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी फाइंड करना किसी सिस्टम की बहुत मुश्किल है, इतनी सारी एनर्जीज का हमें पता लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब कि मान लो हमने गर्म किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U2, और गर्म करने से पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो थी U1। तो U1 जो है वो है इंटरनल एनर्जी इन स्टेट ए। स्टेट ए जो थी सिस्टम की, मतलब कि जो इनिशियल स्टेट थी उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी थी। फाइनल स्टेट जो हुई UF, या फिर इसको U2 बोल लो, है ना, क्योंकि हमने U1 U2 के नाम दिए हुए हैं। U1 U2 था एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, सॉरी U2 था एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, मतलब कि इंटरनल एनर्जी कितनी है फाइनल स्टेट में, स्टेट बी के अंदर। स्टेट बी जो है फाइनल है, ए जो है इनिशियल है। तो इनको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है भाई। इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो तो क्या हो गया भाई? इट
इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट ए सिस्टम कैन हैव। जितना भी मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, मैटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जिससे भी मिलके सिस्टम बना है, उन पार्टिकल्स की सभी एनर्जीज के सम को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। और हमें जो काउंट करना होता है भाई, वो काउंट करना होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ जिसके अंदर सिस्टम की स्टेट ए से बी तक चेंज हुई, इस तरह से ए स्टेट के ऊपर इंटरनल एनर्जी थी U1, बी के ऊपर थी U2, तो हमें क्या काउंट करना होगा U2 माइनस U1, मतलब कि ए से बी स्टेट के अंदर कितना चेंज आया है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जब भी हम लोग इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने की या फिर घटाने की कोशिश करते हैं तो वो दो तरीकों से हो सकता है। पहला हम लोग क्या समझते हैं भाई, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। हम किसी तरीके का वर्क करके एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इस बोतल के ही पीछे पड़ गए हैं आज, इसके अंदर एक सिस्टम है वाटर मॉलिक्यूल्स का, इसकी हम लोग इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे लेकिन बिना किसी भी हीट को दिए, गर्म किए, सिर्फ कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना है हमें, कोई मोशन का यूज करके हमें इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है। तो ये समझते हैं भाई कैसे होता है। देखो, मान लो एक बीकर के अंदर पानी है और हमने क्या किया, इसको एक ऐसे सिस्टम के अंदर डाल दिया जिसकी जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग हैं। नॉन कंडक्टिंग वॉल होने से क्या होगा, हीट ना तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ पाएगी, ना सिस्टम अपनी हीट को रिलीज कर पाएगा सराउंडिंग में। तो एक तरीके से यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सराउंडिंग के साथ। जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, हीट जितनी थी उतनी ही रहे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। तो यहां पर जो मैकेनिकल प्रोसेस हम लोग करवाने वाले हैं, जो वर्क करने वाले हैं, वो वर्क भी कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक वर्क हम लोग यहां पर करने वाले हैं। कंडीशन क्या है, बाउंड्रीज जो है, सिस्टम की वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर। अब यहां पर हमने क्या किया भाई, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, हमने बहुत ज्यादा विगरसली, बहुत ज्यादा जोर से इसको घुमाना शुरू कर दिया, पानी को हमने बहुत ज्यादा रोटेट करना शुरू कर दिया, स्टीरिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा पाया जाता है भाई कि कुछ टाइम के बाद ना, खोलने के साथ साथ वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज कर जाता है, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से सोचने वाली बात क्या है भाई, वॉल्स जो थी वो नॉन कंडक्टिंग थी, बाहर से कोई हीट आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हीट तो राइज हुई है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी तो रेज हुई है। तो वो जो थर्मल एनर्जी आई है वो कहां से आई है, बाहर से तो नहीं आ सकती। तो वो किस एनर्जी को हमने उस थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो देखो भाई, हमारा जो मैकेनिकल मोशन था उससे रिलेटेड जो मैकेनिकल एनर्जी थी, उसी का कन्वर्जन यहाँ पर किसमें हो गया है, हीट के उसी का कन्वर्जन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के अंदर हुआ है। जो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारे हैंड्स के अंदर, जो स्टीयरिंग हम लोग कर रहे थे, उसी से क्या हुआ भाई, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी के अंदर। बाहर से सराउंडिंग से कोई भी हीट यहां पर नहीं आई है, बल्कि जो मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी को ही मैकेनिकल वर्क भी बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी ही होती है मैकेनिकल वर्क। इसी वजह से वर्क की जो यूनिट होती है ना, वो भी बिल्कुल एनर्जी के जैसी होती है, जूल। तो मैकेनिकली मतलब कि मोशन की हेल्प से अगर हमने इंटरनल एनर्जी को रेज किया तो उसको बोलेंगे भाई वर्क। और ये वर्क कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है सराउंडिंग के साथ। तो पहला तरीका था ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का। हमने क्या किया भाई, मैकेनिकल वर्क करके हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को जो है बढ़ा दिया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जितना भी इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी में, वो कहां से आएगा भाई, वर्क डन से आएगा। ये हो गया मेन एक केस। जितनी भी इंटरनल एनर्जी रेज होगी, वो कितनी रेज होगी, जितना ही हमने वर्क किया है, जितना मैकेनिकल वर्क था, वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है भाई, हीट का एक्सचेंज यहाँ पर जीरो है। नेक्स्ट एक और तरीका हो सकता है, जैसे हमने मैकेनिकल वर्क किया है ना, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क भी कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक रोड को इमर्स किया जाता है पानी के अंदर, तब वहां पर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक
डाइपोल्स बनने की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। एक तरीके से मैकेनिकल वर्क ही है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग ये वर्क करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी इस बार वो जो है पानी को गर्म करेगी, उसकी वजह से जो है इंटरनल एनर्जी रेज करेगी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, पानी की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में भी सराउंडिंग से कोई हीट इसने नहीं ली है, बल्कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिकल वर्क था, वो कन्वर्ट हुआ है इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो ये भी एक तरीके का कैसा एग्जांपल हो गया भाई, एडियाबैटिक वर्क का ही एग्जांपल हो गया। एडियाबैटिक वर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हम लोग बढ़ाते हैं सिस्टम की, उसके ऊपर वर्क करके, उसके अंदर मोशन की हेल्प से। अब वो मैकेनिकल हेल्प भी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। इन दो तरीकों से हमने क्या समझा भाई, कि वर्क जो है उसकी हेल्प से, उस सिस्टम के ऊपर कुछ काम करके हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब वर्क के पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझ लेते हैं भाई। देखो साइन कन्वेंशन समझते हैं वर्क डन के लिए। अब यहां पर चाहे हीट की हेल्प से इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो, चाहे सिस्टम के ऊपर वर्क करके हम लोग इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो, एक सिंपल सी ट्रिक है, वो हमेशा ध्यान में रखना। अगर हीट की वजह से या फिर वर्क की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी ऐड ऑन हो रही है सिस्टम के अंदर, तब उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हीट और वर्क की वजह से जो भी हमने स्टेट चेंज की, अगर उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर डिक्रीज आया है, घट गई है, ऑल ओवर एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो गई है, तब वहां पर वर्क का और हीट का साइन हो जाएगा नेगेटिव। ये सीधी सी बात आप लोग समझ लो, साइंस के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, जैसे हम लोग वाटर को स्टीर कर रहे थे, तो हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहां पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। अगर हमारे हीट देने की वजह से या लेने की वजह से और सिस्टम के ऊपर काम करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो W का साइन होगा पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है तब उसका साइन होगा नेगेटिव। तो यहां पर देखो भाई, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम ही हमारा काम कर रहा होता तो इस वर्क को करने के लिए उसकी एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी कंज्यूम होती, वर्क को करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती, तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही होती। इसलिए जब भी सिस्टम काम करता है, इसलिए उसका साइन नेगेटिव होता है, वर्क का साइन नेगेटिव होता है। ऑल ओवर वर्क डन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अगर सिस्टम इस काम कर रहा है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन साइन इज नेगेटिव, क्योंकि वहां पर इंटरनल एनर्जी कम होने वाली है, एनर्जी वहां पर खर्च होने वाली है। और अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तब उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W इज पॉजिटिव, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन साइन इज नेगेटिव। कैसे अंदाजा लगाएंगे भाई, सीधी सी बात है, आप लोग ये समझ लो कि ये वर्क करने की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तब वहां पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसलिए W हो जाएगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो वहां पर एनर्जी कंज्यूम होगी, ऑल ओवर एनर्जी डिक्रीज होगी, इस वजह से उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये था भाई, दो तरीके हमने छोटे से पढ़े जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं वर्क की हेल्प से। पहला था मैकेनिकल वर्क, दूसरा था इलेक्ट्रिकल वर्क। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट की हेल्प से कैसे चेंज करते हैं। भाई पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होता ही यही है, हम लोग गर्म करते हैं, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी रिलीज कर थोड़ी सी एक तरीके से चेंज हो जाती है। तो हीट की हेल्प से हम लोग कैसे एनर्जी चेंज कर सकते हैं, ये समझो भाई। पहले हमारे पास थी स्टेट ए सिस्टम की, बाद में वो स्टेट चेंज हो गई बी में। यहां पर थी इंटरनल एनर्जी U1, यहां पर थी U2। हमने क्या किया, सिस्टम को क्यू हीट दे दी। क्यू हीट देने का क्या मतलब है भाई, हमने उसको बर्नर के ऊपर गर्म कर दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, उसकी थर्मल एनर्जी जो है बढ़ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ भाई, सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। हीट करने से, गर्म करने से कैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हीट करते हैं तब क्या होता है भाई, पार्टिकल्स के अंदर जो है थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी से जो है मूव करने लग जाते हैं, उनका रोटेशनल मोशन बढ़ जाता है।
बहुत सारी एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी में, उनको इन्फ्लुएंस करती है हमारी हीट। तो इस वजह से ओवरऑल इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ा देती है। तो यहाँ पर देखो भाई छोटी छोटी डेफिनेशन भी आती है यहाँ पर, जैसे कि हीट की हो गई। तो यहाँ पर क्या है, हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर जिस तरीके से हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसी को बोला जाता है हीट। वो थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, हीट की फॉर्म में जा रही है। थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी वो होती है जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। कम टेम्परेचर कम थर्मल एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा थर्मल एनर्जी। और तो उस थर्मल एनर्जी को जिस फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है उस मोड को बोलते हैं भाई हीट। अब यहां पर देखो हीट जो है Q, उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर जो हीट का एक्सचेंज हुआ है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तब उसका साइन होगा पॉजिटिव। और अगर उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो Q का साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर देखो इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं यहां पर, तो उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, Q का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हमारे पास मान लो कि गर्म पानी का कप रखा होता, उसको हम लोग खुला छोड़ देते, तो वो क्या करता, अपनी हीट रिलीज कर देता एनवायरमेंट में। तो उस केस में क्या हुआ, सिस्टम ने हीट रिलीज की है, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी उससे कम होगी क्योंकि हीट जो है रिलीज कर दी गई है, एनर्जी जो है कम हो गई है। तो इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम देन Q विल बी नेगेटिव। हीट एक्सचेंज की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो साइन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी अगर घट गई तो साइन नेगेटिव। अगर हीट जो है वो सिस्टम को दी गई हो, सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली हो, जैसे कि हमने गर्म किया था तब हुई थी, तब Q का साइन होगा पॉजिटिव। और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर दे तब उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, दो चीजें हमने यहां पर पढ़ी हैं, पहला है हीट, दूसरा है वर्क। वर्क कहां इन्वॉल्व होता है, जहां पर भी मोशन से रिलेटेड, मैकेनिकल चेंजेस से रिलेटेड कहीं पर भी कोई काम होता है, वहीं पर वर्क का जो है काम होता है। अब जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के सिस्टम को गर्म करते हैं, तब वहां पर भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स हल्का सा मूव करते हैं, कई तो वेपोराइज भी हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क तो वहां पर भी हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग हीट कर रहे हैं सिस्टम को, क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। इस दौरान जरूरी नहीं है कि सारी की सारी हीट ही क्या हो, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो। कुछ हीट जो होती है वो एडिशनल वर्क करने के भी काम आ सकती है, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इस वजह से कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क वहां पर होने लग जाएगा। मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होके हवा में मूव करने लग जाएंगे, वहां पर भी कुछ मैकेनिकल वर्क हो गया। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ भाई, जो हीट हमने दी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत वर्क भी हो गया, कुछ हीट जो है वेस्ट हो गई वर्क के अंदर। तो यहां पर अगर हमें हीट को डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो देखो भाई एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया वो था भाई डेल्टा यू। हमने क्यू हीट दे के चाहा कि ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो। अब इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी भाई, जितनी हमने हीट दी उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए थी। हाउएवर कुछ वर्क भी हुआ है, इसलिए थोड़ी सी हीट जो है वो वेस्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, थोड़ी सी हीट जो है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी, ना कि इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो जितना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो कितना आएगा भाई, जितनी हीट हमने दी उसमें से वर्क को माइनस कर देंगे। टोटल हीट जितनी हमने यहाँ पर दी है इस बीकर को, उसमें से जितना वर्क हो गया उसको माइनस कर दो। वर्क के अलावा जितनी भी हीट थी वो सारी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो ये जो एक इक्वेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। केमिस्ट्री के लिए भी एक तरीके से, क्योंकि हम लोग बीकर्स को, वाटर सिस्टम्स को, सॉल्यूशंस को गर्म करते हैं, वहां पर केमिस्ट्री में ये इक्वेशन सबसे ज्यादा वैलिड है भाई। केमिस्ट्री के लिहाज से यही है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। लेकिन हम लोग फर्स्ट लॉ भी अभी स्टेटमेंट जो है पढ़ेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जितनी भी हीट हम लोग देते हैं उसमें से कुछ वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बाकी हीट जो है वो यूज होती है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अब यहां से एक केस इमेजिन करो कि हम लोग हीट कर रहे हैं सिस्टम को, जैसे इस बीकर को या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क को, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम लोग हीट कर रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ भाई, इमेजिन करो कि कोई वर्क हुआ ही नहीं,
थ्योरेटिकल कंडीशन है, वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, ना मैकेनिकल मोशन क्रिएट हो रहा है, ना मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं, बस इंटरनल एनर्जी ही बढ़ रही है। तो अगर वर्क डन जीरो है, अगर वर्क डन जीरो है, W जो है जीरो है, तब क्या होगा, जितनी भी हीट हमने दी, सारी की सारी हीट हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाने लग जाएगी। तो W अगर जीरो हो गया तो Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के। तो वर्क डन जहां पर जीरो होता है, वहां पर हीट जो है वो जितनी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है उसी को हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन अगर जीरो हो तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बट ठीक है। इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इन विच ए वे इन सच ए वे दैट नो वर्क इज डन, अगर हीट कुछ इस तरीके से सप्लाई की जाए कि वर्क डन बिल्कुल जीरो हो जाए, हेंस ऑल हीट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जितनी भी हीट होगी वो सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ही वहां पर यूज होने वाली है। तो उस केस में क्या होगा भाई, सारी हीट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, कोई मैकेनिकल वर्क वहां पर नहीं हुआ, और उस केस के अंदर Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U। तो ये था भाई हीट की हेल्प से हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। दो तरीके हमने पढ़ लिए इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, पहला है वर्क, दूसरा है हीट, ठीक है भाई। तो यहां से निकल के आएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ पोस्टुलेट हैं, कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट लॉ से निकल के आती हैं। पहली क्या है, इंटरनल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो टोटल होती है यूनिवर्स की, इंटरनल एनर्जी नहीं, जो टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो ना तो बनाई जा सकती है ना ही बर्बाद की जा सकती है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, जो ओवरऑल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स के अंदर वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है भाई, मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है वो क्या होता है, जो कि ना तो हीट एक्सचेंज करे ना मैटर एक्सचेंज करे, तो ऐसी सिस्टम की जो एनर्जी है और जो मास है वो बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज की जा सकती है। जैसे वर्क जो एनर्जी था, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी, तो उसको हम लोग चेंज कर रहे थे इंटरनल एनर्जी में। कैसे, जो थर्मल एनर्जी थी वो बढ़ रही थी मैकेनिकल वर्क करने से। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिकल इमर्शन रोड की वजह से पानी को गर्म किया था, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल वर्क कन्वर्ट हो रहा था इंटरनल एनर्जी में। तो डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है भाई, एनर्जी की जो वेरियस फॉर्म्स होती है उनको एक दूसरे में चेंज कर दिया जाता है। जैसे धूप के अंदर हमें गर्मी लगती है, तो उससे क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल एनर्जी से हमारे अंदर थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो बहुत सारे फिनोमिना है जिनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिकली किसी भी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है तो वो दो तरीकों से चेंज होगी, कितनी हीट हमने उसको दी या फिर उसने कितनी हीट रिलीज की, और कितना वर्क उसने किया या फिर उसके ऊपर कितना काम हुआ। इस बेसिस पे फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट बनती है फिजिक्स के हिसाब से, वो बनती है भाई ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कितनी हीट हमने दी और कितना वर्क हमने किया। ये एक ओवरऑल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। हाउएवर जो केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था भाई, कि जहां पर हम लोग बीकर को गर्म कर रहे थे, तो हम लोग अगर हीट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, वहां पर अगर कुछ हीट वर्क की फॉर्म में वेस्ट हो जाए तब साइन जो है ये हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली यही होता है, सिस्टम जो है कुछ काम कर देता है उस हीट से, और सिस्टम अगर काम कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, डब्ल्यू वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। हीट क्योंकि यहाँ पर सिस्टम को दी जा रही है इसलिए पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके के केसेस में जहां पर हम लोग गर्म कर रहे हैं, वहां पर जो है फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा बन जाता है। हाउएवर जनरल स्टेटमेंट यही है फर्स्ट लॉ की, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन इग्नोर कर रहे हैं तब ये स्टेटमेंट बन जाती है। क्यू का डब्ल्यू का ये साइन क्या होगा ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्यू, अगर हीट दी जा रही है सिस्टम को, हीट गिवन टू द सिस्टम, तब इसका साइन कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा हो, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तब वहां पर क्यू का साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी, जब हीटिंग कर रहे हैं तब वो कुछ इस तरीके की थी। तो इसको समझते हैं कि यहां पर साइंस कैसे आए हैं।
क्योंकि हम लोग हीट कर रहे थे हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, इसलिए हीट तो सिस्टम को दी ही जा रही थी, तो क्यू का साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव ही था। हाउएवर वर्क के केस में क्या होता है, अगर सिस्टम के ऊपर काम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब साइन हो जाता है पॉजिटिव। ये कब होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क नेगेटिव हो जाता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री के केस में आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना था। क्योंकि हम लोग बीकर को गर्म कर रहे थे, इसलिए हीट सिस्टम को दी जा रही थी, इसलिए क्यू का साइन यहाँ पर पॉजिटिव था। अब उस सारी हीट से जो उसको बर्नर से मिली, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, बल्कि सिस्टम उस हीट की हेल्प से कुछ वर्क भी कर रहा था। वर्क जैसे कि पार्टिकल्स का मैकेनिकल मोशन बढ़ जाना, पार्टिकल्स वेपोराइज होने लग जाना, तो इस तरीके के वर्क भी कर रहा था। तो क्योंकि सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, इस वजह से W का साइन वहां पर नेगेटिव था। तो जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जिसमें हम लोग गर्म कर रहे हो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, तब ये साइन होते हैं भाई। हीट हम लोग दे रहे होते हैं इसलिए पॉजिटिव, और वर्क क्योंकि सिस्टम कर रहा होता है इसलिए नेगेटिव। तो केमिस्ट्री के लिहाज से जो है, केमिकल रिएक्शंस के लिहाज से काफी खास करके जहां पर हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड होता है भाई। केमिस्ट्री के पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके का कुछ फॉर्मूला हमें बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं भाई, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन, केमिस्ट्री के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में। सीधी सी बात है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं भाई, एक फ्लास्क हमारे पास होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ हीट देते हैं। अब सिस्टम क्या काम कर, क्योंकि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं इसलिए क्यू हो गया पॉजिटिव, क्यू हो गया पॉजिटिव। सिस्टम की जितनी भी हीट चेंज हुई उसको डेल्टा क्यू बोल देते हैं। और इस हीट से सिस्टम ने कुछ काम कर दिया, वेपोराइजेशन में, इवेपोरेशन में, मॉलिक्यूल्स के मोशन को बढ़ाने में, इस तरीके के कामों में जो है सिस्टम हीट को बर्बाद कर देता है, थोड़ा सा वर्क कर देता है। तो क्योंकि यहाँ पर वर्क डन हुआ है सिस्टम के द्वारा, बिकॉज सिस्टम इज डूइंग द वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए इसको बोल देंगे माइनस डब्ल्यू। तो केमिस्ट्री के लिहाज से ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। ऑप्शन बी होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना, अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया है तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही होगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कब वैलिड होता है, जब साइन कन्वेंशन हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। किसने हीट दी, किसने हीट ली, किसने वर्क किया, किसके ऊपर वर्क हुआ, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी जनरल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। हाउएवर साइन जो है वो हमारी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, हम प्रोसेस क्या करवा रहे हैं, उस प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या फिर घट रही है, उस प्रोसेस पे डिपेंड करेगा इन सभी का साइन। केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस मेन होती है वो यही है, इसलिए इसके हिसाब से साइन क्या होते हैं, क्यू का पॉजिटिव, डब्ल्यू का नेगेटिव। तो इस वजह से अगर आपको साइन देखने हो, साइन जज करने हो, तो उस प्रोसेस को ध्यान से सोचना कि उसमें अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अगर वहां पर किसी तरीके का वर्क हो रहा है तो उस वर्क से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, उस बेसिस पे आप लोग साइन डिसाइड करना भाई, ठीक है। आंख बंद करके साइन यहाँ पर मत लगाना, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई नुस्खा यहाँ पर काम नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी क्वेश्चन सही होगा भाई। तो यहाँ पर देखो, यही सारी बात जो मैंने बताई है यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखी हुई है। जब हम लोग सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है, कोई बॉक्स तो होता नहीं है केमिस्ट्री में, तो अगर हम लोग इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं हीट देके, तब क्या होता है, हीट जो होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। हाउएवर सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ती नहीं है, कुछ एनर्जी जो है सिस्टम वर्क करने में भी यूज कर लेता है। वर्क किस किस तरीके से हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो सकते हैं, रोटेशनल मोशन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वेपोराइजेशन स्टार्ट हो सकता है, जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट होगा मॉलिक्यूल्स में। तो बहुत सारे वर्क जो है सिस्टम कर सकता है। तो ओवरऑल हीट जो है वो सारी की सारी डेल्टा यू में, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, कुछ वर्क भी करेगा सिस्टम। इसलिए इस प्रोसेस के लिए, स्पेसिफिकली इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसी बन जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। कहां पर कौन से साइन लगाने हैं,
ये समझना बहुत जरूरी है भाई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके साइन क्या होने वाले हैं, ठीक है। ये था भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, सिंपल सा। देखो, ए सिस्टम गिव्स आउट 20 जूल ऑफ हीट, सिस्टम ने 20 जूल हीट रिलीज की, गिव्स आउट मतलब बाहर दे रहा है, एंड डज 40 जूल ऑफ वर्क, 40 जूल वर्क भी सिस्टम ने किया, व्हिच इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा था ना, साइन जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे। आंख बंद करके क्यू को पॉजिटिव, डब्ल्यू को नेगेटिव नहीं करना है। ये देखो कि हीट का एक्सचेंज जो हुआ उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई। हीट एक्सचेंज की वजह से अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तब साइन होता है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उससे डिक्रीज होती है तब साइन होता है नेगेटिव। यहां पर सिस्टम ने 20 जूल हीट रिलीज की है, तो यहां से अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, डिक्रीज होगी। तो क्योंकि यहां पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, सिस्टम ने हीट बाहर दी है, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इसलिए हीट का साइन हो जाएगा नेगेटिव माइनस क्यू। सिस्टम ने यहां पर वर्क किया है, डज 40 जूल ऑफ वर्क। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क करने में तो एनर्जी कंज्यूम होगी, वर्क अगर सिस्टम करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है, इसलिए वर्क डन ये कैसा है, बाय द सिस्टम है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हीट वॉज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। इस वजह से मैंने कहा था भाई, आंख बंद करके फॉर्मूले मत रटना, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन मत करना, प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से साइन डिसाइड करना। हीट क्योंकि रिलीज की गई थी सिस्टम के द्वारा, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे -20। वर्क क्योंकि किया गया था सिस्टम के द्वारा, इसलिए इसको बोल देंगे -40। यूनिट है दोनों की जूल, जूल और जूल ऐड हो जाएंगे, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया भाई, -60 जूल। ठीक है भाई, फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से केमिस्ट्री मत समझना, क्वेश्चन गलत कराओगे, ठीक है। दिमाग लगाना अपना, साइन कौन सा हमें लेना चाहिए, क्या हीट रिलीज हुई है, क्या हीट कंज्यूम हुई है, प्रोसेस को ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा -60 जूल, इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, जिसमें सिस्टम ने इतनी हीट रिलीज की और इतना काम किया, ठीक है भाई। ये था भाई आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर के अंदर क्या क्या आने वाला है भाई वो हम लोग समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। प्रेशर वॉल्यूम एक वर्क होता है जो कि मोस्टली फिजिक्स में आता है, लेकिन हम लोगों के भी थोड़ा सा काम का वो है, ठीक है। हालांकि ये है तो फिजिक्स का, लेकिन कई बार क्या होता है, गैसेज जो होती है केमिस्ट्री के अंदर वो भी ये वर्क कर देती है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, उनके अंदर वर्क में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग समझेंगे। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जब बिल्कुल जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर गैस फुली एक्सपेंड करती है तब वहां पर क्या वर्क डन होगा फ्री एक्सपेंशन के दौरान। इसके अलावा एक और टर्म होती है केमिस्ट्री में केमिकल से रिलेटेड, इंथैल्पी। इंथैल्पी में और एनर्जी में क्या फर्क है, ये सब हम लोग समझने वाले हैं आने वाले लेक्चर में भाई। जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, हैप्पी लर्निंग। पानी पीते रहिए।